हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अपनी वैल्यू बनाने के लिए जान लगा देंगे स्टडीज में एंड डेफिनेटली देख लेना आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो चलो मेरे साथ हो जाए जोर से एक बार। सर हम जान लगा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। बस इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। अटेंटिव रहना पूरे लेक्चर में। और पहले मेरी एक बात सुन लो, एक सवा घंटे के अंदर ये चैप्टर होगा आपकी मुट्ठी में, देख लेना, ये बात नोट कर लो आप। बस आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। डायलॉग से स्टार्ट करता हूं, चलिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, सीजीएसटी एक्ट। सर आपने कुछ फोकस किया? यस, सीजीएसटी एक्ट के अंदर ही आता है ये। सबसे पहले सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं हम? सिंपल, जिस वैल्यू पर हमको जीएसटी देना वो वैल्यू क्या होनी चाहिए वो लॉ बताएगा। आइए पहला प्रोविजन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर इट क्लियरली मींस कि मान लीजिए मैं टीचर और स्टूडेंट आपके बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं और आप आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है लॉ बोलता है उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना चाहते हैं, प्रोवाइडेड ये तीन कंडीशन फुलफिल कर दो, जिसमें से दो प्राइस को ही लेके कंडीशन है। पहला, प्राइस एक्चुअली पेड पेबल, पहली कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखना, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई। मतलब प्राइस एक्चुअली आप मुझे पे कर रहे हो और प्राइस ही हमारा सप्लाई के बीच का सोल कंसीडरेशन है। प्यार मोहब्बत अलग है, कोई इश्यू नहीं है। और थर्ड कंडीशन, सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। मैं और आप आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तब लॉ कहता है आपकी जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू वो डिबेटेबल नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोवाइडेड उसमें कुछ एडिशंस और डिडक्शंस करने होंगे, वो जो नीचे बताया लॉ उसके हिसाब से। तो हम नीचे पढ़ेंगे वो सब। आइए आगे बढ़ता हूं। देखो अब आता हूं सबसेक्शन 2 में। द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल इंक्लूड द फॉलोइंग। सर इंक्लूड का मतलब ऐड करना है बेटा, ऐसा नहीं है। इंक्लूड का मतलब ये सब उस वैल्यू में, नीचे दिया हुआ आइटम्स उस वैल्यू में इंक्लूडेड होना चाहिए। इट क्लियरली मींस अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तब तो कुछ करना नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो ऐड कर देना, दैट्स इट। द फॉलोइंग इफ ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो वो आपको पता है। आइए इसके अंदर देखो ए बी सी डी और एक ई, 5 पॉइंट से देख लो। सर ये पांचों हमको याद कैसे होंगे? देखो एक शॉर्टकट दे रहा हूं, वो शॉर्टकट लर्न कर लो। ये पांचों पॉइंट हमेशा याद रहेंगे, एग्जाम के पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, आप देख लो, यहां पर लिख रहा हूं सिट, SIT, जिसमें T3 है, सिट, SIT, सिट। सर फुल फॉर्म एस, सबसे पहले ई पॉइंट में आ जाओ, एस सब्सिडीज, देख लो सब्सिडीज, एस का मतलब है सब्सिडीज। फिर कह रहा हूं एस का मतलब है सब्सिडीज, तो एस हो गया। सर सब्सिडी का पॉइंट पूरा समझाओगे? रुक के समझाता हूं, पहले नाम याद करेंगे हम। चलिए एस हो गया, आगे बढ़ता हूं। आई क्यूब है, तो सर 3 आई क्या है? बी सी डी, तीनों पॉइंट देख लो। बी में आइए, एक वर्ड हाईलाइटेड है, इनकर्ड वर्ड। बस आप अभी के लिए इतना ही याद कर लो, इनकर्ड। कोई और को करना था खर्चा, इनकर कोई और कर दिया। एक बार के लिए समझ लो, सप्लायर को खर्चा करना था और रिसिपेंट ने इनकर कर दिया, तो इनकर वर्ड आई से। नेक्स्ट आई से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सप्लाई जब होती है वहां पर बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंसिडेंटल, कमीशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब है, तो वो सब आ जाएंगे आई में, इंसिडेंटल एक्सपेंस। एक और आई, और तीसरा आई है इंटरेस्ट। देखो कोई आदमी आपको, जैसे मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं लेकिन आपने टाइमली मुझे पेमेंट नहीं किया, तो मैं आपसे क्या चार्ज करता हूं? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये सब। तो वो इंटरेस्ट आप याद कर लो आई से। तो चलिए एस आई क्यूब हो चुका, अब टी बचा। टी का पॉइंट नंबर ए, टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, सरचार्ज, सी फीस वगैरह वगैरह वगैरह, तो टैक्सेस वगैरह। सर एक बार और देखो, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू लॉ कहता है हम सप्लाई वैल्यू मानने को रेडी है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई वही मान लेंगे हम, प्रोवाइडेड आपकी वैल्यू का 3 कंडीशन फुलफिल हो। प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, सप्लायर एंड द रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पर्संस, ये लॉ चाहता है। इसके अलावा लॉ कहता है कुछ और 5 चीजें हैं जो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो आप ऐड कर दो। ठीक है सर, क्या है वो? सिट, एस आई क्यूब, टी, एस सब्सिडी, बताऊंगा पूरा पॉइंट, आई क्यूब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस incurred by the recipient on behalf of supplier, और इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये आई याद कर लो। टी, टैक्सेस, ड्यूटीज एटसेट्रा। चलिए अब एक एक पॉइंट को इन डेप्थ पढ़ते हैं। पहले हम ऐसे ही खत्म कर लेते हैं, आइए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया है। एस, ध्यान देना एस पॉइंट पे, सब्सिडीज इफ सप्लायर रिसीव्स इट। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमारा है, मेरा और आपका, सप्लायर और रिसिपिएंट का, उसमें सब्सिडी को ऐड करना है या इंक्लूड रखना है। अगर सप्लायर को वो मिलता है तो मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है। अगर मुझे कोई सब्सिडी दे रहा है तो लॉ कहता है जब जीएसटी निकालोगे तब जो प्राइस मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं वो प्राइस नहीं, वो प्राइस प्लस सब्सिडी अगर मुझे रिकवर हो तो वो। सर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं
और मुझे किसी कंपनी ने कहा कि हमें 10 सीए तैयार करके आप दीजिए, उन 10 सीए का जो फीस होगा उसका 20% फीस हम देंगे, 80% ही आप स्टूडेंट से रिकवर कीजिए। तो इस केस में 20% मुझे सब्सिडी मिल रही है किसी से और 80% में आपसे चार्ज कर रहा हूं। क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना होगा? देखो 80% मैंने आपसे चार्ज किया, वो वैल्यू प्लस सब्सिडी इसमें 20% का इंक्लूड कर दूंगा, जो टोटल आएगा इस वैल्यू पर मुझे जीएसटी देना है। तो सब्सिडी इफ सप्लायर रिसीव्स इट, पहली बात सब्सिडी मुझे मिलनी चाहिए, प्लस डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। इनडायरेक्ट सब्सिडीज की बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा आप गांव का भला करो, हम आपको सब्सिडी देंगे। ये सब्सिडी डायरेक्ट कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्सिडी किसी सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि आप ऐसा करो, इतना वैल्यू है, इस वैल्यू का इतना पोर्शन हम दे देंगे, अगर ऐसी कोई डायरेक्टली कनेक्टेड सब्सिडी है सिर्फ तभी इंक्लूड करना है। तो सर सब्सिडी के अंदर अभी तक दो कंडीशन है, पहली सब्सिडी सप्लायर को मिलनी चाहिए, दूसरा सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस से कनेक्टेड होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी, जिसमें दो ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारी सब्सिडी इंक्लूड होगी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो उस वैल्यू पर जीएसटी नहीं आएगा उस पार्ट पर। चलिए ये हो गया सब्सिडी का कंसेप्ट। अब सब्सिडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तब कैसे करना, आइए बताता हूं, वो भी ध्यान दीजिए। सब्सिडी नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, अगर ऐसी सब्सिडी मिली जो डायरेक्टली प्राइस से कनेक्टेड नहीं है, सर इसका आंसर तो हमको पहले से ही पता है, क्या करना है देखो। अगर सब्सिडी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो नीचे देखना, रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से भी मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडजस्टमेंट्स मत कीजिए, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है। सर अगर इंक्लूड नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना है, हो गया खत्म, इंक्लूड नहीं करना है, ऐड मत करो। नेक्स्ट, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ गुड सर्विस सप्लाइड, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तब यस, तभी आपका इंक्लूड हो सकता है। उसमें भी देखो दो पार्ट है, इफ द प्राइस ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विसेज गिवन इज इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडी अमाउंट। अब क्वेश्चन में जो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया हुआ है उसमें अगर ऑलरेडी सब्सिडी इंक्लूडेड है तब क्या करें, देखो डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तब तो उसको डिडक्ट करो। अब आपके मन में पहला सवाल, सर क्यों डिडक्ट करें? भाई अभी मैंने ऊपर बढ़ाया, वो सब्सिडी इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना, और अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्या करोगे, डिडक्ट। दूसरा, रिसीव फ्रॉम अदर्स, अगर किसी और से मिला तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आगे सुनना, इफ द प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज गिवन इज आफ्टर कंसीडरिंग दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी अमाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ने जो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया उसमें सब्सिडी ऑलरेडी इंक्लूडेड ही नहीं है, मतलब 80% वैल्यू ही है वो, मेरा एग्जांपल में 80-20, तो क्वेश्चन ने आपको सिर्फ 80% वैल्यू दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू, तब क्या करना है, तब सिंपल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है कोई एडजस्टमेंट मत करो, क्योंकि उसको इंक्लूड करना भी नहीं है और ऑलरेडी इंक्लूडेड है भी नहीं, तो कुछ नहीं करना है। और अगर किसी अदर से मिला सब्सिडी तब ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों ऐड करना पड़ेगा? इट्स क्वाइट सिंपल, अगर कोई से भी मुझे सब्सिडी मिलती है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसी सब्सिडी को तो मुझे इंक्लूड करना है और ऊपर के वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो खत्म है। यही है सब्सिडी का पूरा एडजस्टमेंट। बाकी मैंने स्टार मार के लिखा, आप किस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, अगर ये सिचुएशन है तो वो आप सॉल्व कर लेना। चलो हमने एस खत्म किया, सिट का सब्सिडी डन। अब आइए आई क्यूब, पहला आई लेता हूं इनकर्ड वाला। इस लाइन को तो एक लाइन में ही खत्म कर देते हम। अगर मैं और आप, मैं टीचर हूं आप स्टूडेंट हो और हमारे बीच में कोई सप्लाई हुई है, तब मुझे कोई खर्चा आपको सप्लाई देने के लिए कहीं इनकर करना था, लेकिन मैंने आपको फोन करके कहा आप एक काम करना, वो पार्ट आप बेयर कर लो एक बार, बाद में हम सप्लाई वैल्यू से एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने क्या किया सुनिएगा ध्यान से, मुझे आपको एक सप्लाई दी मैंने, आप मुझे उस सप्लाई का 10,000 पेमेंट करने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, 2,000 मेरे को उस सप्लाई से ही कनेक्टेड 2,000 मेरे को कहीं पेमेंट करना था, तो मैंने आपको कहा आप 2,000 रुपए का खर्चा वहां बेयर कर लो, मैं आपको 8,000 रुपया चार्ज करूंगा सप्लाई का। लॉ कहता है क्लियरली, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऊपर का 8,000 है तो ये 2,000 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर आप अपना खर्चा अगर किसी और से बेयर करवा भी रहे उस सप्लाई से कनेक्टेड तो वो इंक्लूड होगा, यही कह रहा है। आइए पढ़ते हैं, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, सप्लाई के रिलेशन में अगर आप कहीं लायबल है और बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो इसको इंक्लूड करना होगा। अगर ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है तो देखो, फिर कह रहा हूं मेरा और आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 का है और मेरे को मान लीजिए, चलिए ऐसा करते हैं ना, मेरे को बुक कहीं पर प्रिंट कराकर दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली का कोई स्टूडेंट मेरे से सर्विस ले रहा है,
10,000 मेरी कोई पर्टिकुलर फीस है कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, और उसके बुक का प्राइस है मान लीजिए 1,000 रुपीज। अब मैंने उसको बोला एक काम कर, तू 1,000 रुपया पब्लिशर को दे दे और बुक ले ले, और मैं सिर्फ 9,000 का बिल बनाकर दूंगा। लॉ कहता है बेटा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 का है, वो 1,000 रुपया पे करने के लिए सप्लायर लायबल था, नॉट रिसिपेंट, लेकिन आपने उससे अगर पे करवा दिया और आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कम कर दी तो लॉ कहता है उसको इंक्लूड करो। हाँ, लेकिन अगर मैं बिल स्टिल 10,000 का देता हूं, आपसे कैश 9,000 दिखाता हूं और 1,000 रुपया एडजस्टमेंट में दिखाता हूं, तब लॉ को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं बिल रेज ही 9,000 का कर रहा हूं, मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू 9,000 दिखाई मैंने, तो लॉ कहता है जब जीएसटी पे करोगे तो वो 1,000 इंक्लूड करो और 10,000 वैल्यू पे ही जीएसटी पे करो। ये पॉइंट हो गया खत्म। आई एक गया, दूसरा आई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बहुत टाइप के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जब एक सप्लाई होती है। देखो क्या क्या, कमीशन, पैकिंग, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग, कोई भी चीज के लिए चार्ज होता है, जैसे इंस्पेक्शन, जब मैं आपको कोई सप्लाई दे रहा हूं उससे पहले ये सब कर रहा हूं, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, वेटमेंट चार्जेस। सर वेमेंट चार्जेस क्या होता है, कहीं पर ट्रक जाती है और उसका पूरा वेट आ जाता है ऐसी जगह, तो वो वेमेंट होता है और वहां पर चार्ज होती है, वो सब चार्ज। लोडिंग चार्ज, डिजाइनिंग चार्ज, इस टाइप का कोई भी चार्ज यार जो मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं उससे कनेक्टेड कोई भी खर्चा अगर मेरा इंसिडेंटल लग रहा है जिससे मेरी सप्लाई पूरी हो सके, वो सब खर्चे डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई एट द, अब ध्यान देना कीवर्ड यही तो है, एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी। ये खर्चा मैं कब कर रहा हूं, डिलीवरी के पहले या उस वक्त तक, उसके बाद नहीं। वो सारे खर्चे लॉ कहते हैं इंक्लूड होगा। दैट इज अप टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जहां मुझे आपको सामान डिलीवर करने हैं, या तो मेरी प्रीमाइस पे या आपकी प्रीमाइस पे, जहां भी मेरा डिलीवरी टर्म्स खत्म हो रहा है उससे पहले तक मैंने कोई भी खर्चा अगर इनकर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किया है तो वो सब ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड होगा। इफ ऑब्वियसली नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड देन, अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ट्रांजेक्शन वैल्यू में तो ऐड करने की जरूरत नहीं। अब इसी में लेकर एक क्लैरिटी है, आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, अरेंज बाय द सप्लायर। सप्लायर कई बार रिसिपेंट के लिए अरेंज कर देता आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह, तब इंक्लूड करना है कि नहीं। देखो तब क्या लिखा हुआ है, एफओआर कॉन्ट्रैक्ट। अगर एफओआर का कॉन्ट्रैक्ट है, सर एफओआर का फुल फॉर्म फ्री ऑन रोड, मतलब मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपके घर तक डिलीवरी दूंगा या आपके प्रीमाइसेस तक डिलीवरी दूंगा, इसको बोलते हैं एफओआर कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। एक्स फैक्ट्री का मतलब मेरे प्रीमाइस से निकल गया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म, आगे ले जाने का जिम्मेदारी आपका। तो अगर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट है मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस है, तब क्या होगा, उसका आंसर नीचे है। सच चार्जेस बिकम पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मतलब वो इंक्लूड होगा, हेंस शैल बी इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड करना है। एंड जीएसटी इज पेबल देयरऑन एट द सेम रेट एज एप्लीकेबल टू द रेलेवेंट गुड्स, जो मेन सप्लाई का टैक्स रेट है वही लगेगा। ये तो आपको पहले से ही पता है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट अगर है, सर एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी बताया, फैक्ट्री के बाहर निकला या मेरे प्रीमाइसेस के बाहर निकला, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक था, तब सच चार्जेस मतलब किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, रास्ता का ट्रांजिट चार्जेस, कुछ भी चार्ज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स मेरी प्रीमाइसेस तक है, नॉट आपकी प्रीमाइसेस तक डिलीवरी देना। और वैसे भी आपने ऊपर पढ़ा, जिम्मेदारी एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी है, मतलब अप टू द डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का पॉइंट। अब एक और है, बचा है इंटरेस्ट का पॉइंट, पूरा फोकस करिएगा उसमें भी। सर आप फोकस वर्ड बहुत बार बोलते हैं, कंसंट्रेशन बहुत बार बोलते हैं, तो बेटा और क्या करना होता है, फोकस ही तो करना है। थोड़े दिन की बात है यार, मजे से पढ़ ले, एग्जाम दे ले, क्लियर कर ले, फिर एंजॉय कर। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, इस तरह के चार्जेस हम लेते हैं। कब लेते हैं? जब हमारा सामने वाला रिसिपिएंट डिले कर रहा है कंसीडरेशन, तो लॉ कहता है इन चार्जेस पर भी जीएसटी तो आएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना। बट एक प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन नहीं पता होता कि हमको चार्ज करना है कि नहीं। मान लो 15 दिन का टर्म्स था तो 16वां दिन मेरे को पता चलेगा उसने मेरा पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, तो अब उस पर इंटरेस्ट आएगा। अब वो कितना डिले करता है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट आता है। सवाल ये है, तो उस इंटरेस्ट पर एक तो आपका सवाल है सर टैक्स कब देना है, उसके लिए हमने पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो जाकर एक बार देख लो अगर याद नहीं है तो। आई होप आपको याद है। तो उस वक्त टैक्स देना है। ऑब्वियसली सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब पैसा मेरे को मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपने मुझे 15 दिन का मैंने आपको टाइम दिया था, आपने पे नहीं किया, आपने मुझे 2 महीने बाद पे किया, तो लॉ कहता है वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। इट क्लियरली मींस कि उस पे जीएसटी आएगा। कब आएगा ये सवाल है, जिस दिन आप मुझे वो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। नहीं किया तो नहीं आएगा, जिस दिन करोगे उसी दिन आएगा, जिस दिन करोगे उसी दिन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था। अब आइए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना। नॉर्मली इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट स्पेसिफाइड बाय क्वेश्चन, जो भी अमाउंट है हमारा, अगर क्वेश्चन में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे
ट्रांजैक्शन वैल्यू का कौन सा वैल्यू पर इंटरेस्ट आएगा, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है तो आप क्या करना, अमाउंट शैल बी द इनवॉइस वैल्यू ले लेना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। मान लो मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं 10,000 की इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये जो पूरा 10,000 है इस पर आएगा जीएसटी, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई पीरियड। अब उस पर इंटरेस्ट का रेट मारो और पीरियड मारो, इट्स सिंपल, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। या तो क्वेश्चन बता देगा कैसे करना, नहीं तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो टोटल इनवॉइस वैल्यू विद जीएसटी जो वैल्यू है वो वैल्यू पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई पीरियड। आगे बढ़ता हूं, जीएसटी उस इंटरेस्ट पे कैसे कैलकुलेट करना है। सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चों को यहां दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सब कुछ यहीं क्लियर कर दिया। तो देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई जीएसटी का रेट। अगर इंटरेस्ट अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया तो उस पर आप जीएसटी का रेट मार दो 18%, आ गया जीएसटी। लेकिन इफ द सप्लायर हैज नॉट चार्ज जीएसटी सेपरेटली ऑन इंटरेस्ट, मतलब अब कभी कभी क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको मुझे 10,000 का पेमेंट करना, आपने मुझे टाइमली पे नहीं किया और आपने मुझे 2 महीना डिले दिया, 2 महीने बाद आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो, बट आप क्या नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर कभी भी या रिसिपेंट कभी भी इंटरेस्ट पर भी अलग से जीएसटी कैलकुलेट करके मुझे नहीं देगा, वो मुझे इंटरेस्ट देगा और बोलेगा ये लो आपका इंटरेस्ट। तो अब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना है तो मैं इंटरेस्ट पर अलग से थोड़ी जीएसटी दूंगा, कस्टमर ने तो मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन करूंगा और ये अज्यूम कर लूंगा जितना मुझे इंटरेस्ट रिकवर हुआ है इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एटसेट्रा डिवाइडेड बाई 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाई जीएसटी रेट। आई थिंक आप समझ गए। मान लीजिए 12% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का अमाउंट है मान लीजिए 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12% मतलब हो गया 112, जो आएगा उस पर मल्टीप्लाई कर दो 12%। इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो ये हो गया, आपको प्रैक्टिकल इश्यू एग्जाम में ना आए इसलिए डाला मैंने। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा मैंने यहां भी डाला है आपके रेफरेंस के लिए, बाकी टाइम ऑफ सप्लाई में डाला हुआ तो आप सेल्फ पढ़ लेना इसको। अब आइए लास्ट आई, अच्छा आई तो हो गया, लास्ट टी, सॉरी टी बचा हमारा, अब हम टी को खत्म करते हैं। क्या है देखिए, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस और एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स, अंडर एनी लॉ किसी भी लॉ का कोई टैक्स, अगर मैंने आपको कोई ट्रांजेक्शन, मेरा और आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस पर एक ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रही है और उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर अगर किसी भी प्रकार का टैक्स आ रहा है, जीएसटी के अलावा बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी, उसके अलावा कोई भी टैक्स आ रहा है तो उस टैक्स को आपको वैल्यू में इंक्लूड करना होगा। सर आगे क्या लिखा है, अदर देन, बट कुछ टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना। देखो जीएसटी के टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना, एक तो ये लिखा है, जीएसटी का कोई भी टैक्स को इंक्लूड नहीं करना, ऑब्वियसली जीएसटी तो वैल्यू आने के बाद निकलेगा तो जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। और एक चीज इंक्लूड नहीं करना है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो टीसीएस होता है उसको भी इंक्लूड मत करना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो टीसीएस होता है उसको भी इंक्लूड मत करना। उसके अलावा कोई भी टैक्सेस अगर ट्रांजेक्शन पर चार्ज हो रहा है तो उस टैक्सेस को इंक्लूड करो पहले, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। तो फिर से कह रहा हूं, ट्रांजेक्शन वैल्यू में कोई भी तरह का टैक्स अगर आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, रिसिपेंट से चार्ज कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड करना है। आगे देखना, अभी ये कीवर्ड दो, इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, यही तो कीवर्ड है। अगर सप्लायर सेपरेटली चार्ज कर रहा है सिर्फ तब, अदरवाइज नहीं। इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, सर इसका पार्ट का मतलब नहीं समझा। देखो मेरा और आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 10,000 का, उस पर किसी प्रकार का मुझे टैक्स पे करना है, मान लीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस, लेकिन वो अगर मैं आपसे चार्ज नहीं करता हूं, मैं खुद के पॉकेट से गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तब तो इंक्लूड करूंगा नहीं। लेकिन अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस में आपसे चार्ज कर रहा हूं तब मुझे वैल्यू में इंक्लूड करना होगा और उस इंक्लूड करने के बाद ही जीएसटी कैलकुलेट होगा। सर जैसे एग्जांपल, मैंने आपको एक जगह रेंट पे दी, 10,000 रेंट है, समझ रहे हो ना, पूरा फोकस है, तो 10,000 का रेंट है। अब उस रेंट पर मेरा तो म्युनिसिपल टैक्स जा रहा है, अब वो म्युनिसिपल टैक्स अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं तब तो वैल्यू में इंक्लूड करूंगा, नहीं चार्ज कर रहा हूं तो इंक्लूड नहीं करूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। म्युनिसिपल टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सब टैक्सेस। चलिए, आई होप आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना अब आ गया है। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, उसके बाद उसमें सिट के अंदर जो चीजें है वो सारी इंक्लूड करनी है और इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पर हमको जीएसटी पे करना है। चलो ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 में, इस पे और ज्यादा फोकस करना, ये लाइटली बिल्कुल मत लेना। सबसेक्शन 3 क्या कहता है वो सुनो। मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो मेरा और आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू लो, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेगा, प्रोवाइडेड आप कुछ इंक्लूजन्स एंड कुछ एक्सक्लूजन्स करोगे। इंक्लूजन्स हमने पढ़ा है, एक्सक्लूजन नहीं पढ़ा, वही पढ़ाऊंगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल नॉट इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूड कर दो आप एनी डिस्काउंट, ये तो हमको पता ही है। अगर मैं आपसे
बोला मैंने कि इस गुड्स का प्राइस 1 लाख है और आपको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी 90,000 पे आएगा। बट वो 10,000 जो मैंने रिड्यूस किया ये कब कब कर सकता हूं वो लॉ क्लियर कर रहा है। इज डिडक्टिबल, दैट इज डिस्काउंट इज डिडक्टिबल इन द फॉलोइंग केसेस। आइए नंबर ए केस, नंबर बी केस लेते हैं, केसेस लेते हैं। आइए ध्यान देना, डिस्काउंट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब मैंने आपको डिस्काउंट कब ऑफर किया, जिस वक्त सप्लाई हो रही है, या तो उस वक्त या उससे पहले मैं आपको क्या दे चुका हूं, डिस्काउंट के बारे में कंफर्म कर चुका हूं। ठीक है सर, इफ तब वो डिडक्ट हो जाएगा इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और इनवॉइस में भी मैंने वो डिस्काउंट को शो किया है, बस हो गया, तब ये लेस हो सकता है। किस तरह का डिस्काउंट होता है ये, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, स्टेजर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर एटसेट्रा। कोई भी डिस्काउंट अगर मैंने आपको इनवॉइस में दे दिया है तो समझ जाइए उसके बारे में टर्म्स हमारा पहले से है और वो डिस्काउंट लेस हो सकता है। ये तो आप प्रैक्टिकली जानते ही हो, मॉल्स वगैरह कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो बची हुई वैल्यू पे ही तो जीएसटी आता है। ये तो एज गुड एज कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आपको आता ही था। मेन है बी पॉइंट, डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर द सप्लाई, मतलब जब हमारा आपका ट्रांजेक्शन हुआ उस वक्त डिस्काउंट मैंने आपको ऑफर नहीं किया, मैंने बाद में दिया। बट टर्म्स, उसका जो टर्म्स है वो अग्रीड एंटर्ड इनटू, अग्रीड हो चुका था एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस वक्त मेरी सप्लाई हो रही है उस वक्त या उससे पहले हमने पहले से अग्री कर रखा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। अग्रीमेंट पहले है, दिया बाद में जा रहा है, तब लॉ कहता है तब भी लेस हो सकता है, कंडीशन मेट कर दो इफ सच डिस्काउंट इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलेवेंट इनवॉइसेस। और फ्यूचर में जब आप डिस्काउंट दोगे तो एक एक इनवॉइस से वो कनेक्टेड होना चाहिए कि हाँ इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतना डिस्काउंट है, इस इनवॉइस के अगेंस्ट इसका इतना डिस्काउंट है। एक तो ये कंडीशन, एंड मतलब एक और कंडीशन, proportionate ITC has been reversed by the recipient of the supply। बस ये पार्ट आपको समझाना है क्योंकि आपको ये नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। proportionate ITC recipient को भी रिवर्स करना पड़ेगा। सर क्यों, देखो पहले मैंने आपको कितने का सप्लाई दिया था, मान लीजिए 1 लाख का, और हमारा टर्म्स था 10% में आपको 2 महीने बाद डिस्काउंट दूंगा अगर ये कंडीशन आपने मेट की तो। लेकिन आज तो मैं 1 लाख का इनवॉइस दूंगा ना आपको, तो मैं तो जीएसटी भी आज 1 लाख पे दे चुका हूं क्योंकि डिस्काउंट तो अभी तक ऑफर किया नहीं मैंने आपको, टर्म्स है खाली। तो आज मैं जीएसटी 1 लाख पे दूंगा तो आप क्रेडिट भी 1 लाख का लोगे, और इन फ्यूचर अगर मैं आपको रिफंड कर रहा हूं वापस 10,000, तो उस 10,000 अमाउंट पे जो जीएसटी बनता है वो आपको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले पूरा 1 लाख पे जीएसटी लिया, लेकिन अल्टीमेटली आप 90,000 ही मुझे पे कर रहे हो, तो जीएसटी 90,000 पे ही आपको मिलना चाहिए था क्रेडिट, और आपने 1 लाख पर ले रखा है, तो 10,000 के अमाउंट पे जो भी जीएसटी बनता है वो आपको फ्यूचर में रिवर्स करना पड़ेगा। सर बी पॉइंट में क्या एग्जांपल बन सकते हैं, पीरियोडिक वॉल्यूम डिस्काउंट, अगर आप इतना वॉल्यूम टारगेट अचीव करोगे तब हम आपको डिस्काउंट देंगे। टर्म्स अग्रीड है बट डिस्काउंट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस फुलफिल्ड, इशूड थ्रू क्रेडिट नोट वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट कब एक्सक्लूड होता है। सर एक डिस्काउंट जो इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे ही दिया जाता है, उसको तो खैर इंक्लूड करना ही नहीं है, वो तो हमको पता ही है। लेकिन दूसरा डिस्काउंट जो इनवॉइस के वक्त तो नहीं दिया बट उसका टर्म्स अग्रीड हो चुका है इनवॉइस के वक्त, वो डिस्काउंट मैं आपको इन फ्यूचर दे रहा हूं थ्रू क्रेडिट नोट वगैरह। वो डिस्काउंट एक एक इनवॉइस से कनेक्टेड होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसका रिसिपेंट रिवर्स करे, तब जाकर वो डिस्काउंट मुझे एक्सक्लूजन मिलेगा, मतलब वो डिस्काउंट पर फ्यूचर में। अच्छा, अब आपका मन में एक और सवाल है, सर पहले आप 1 लाख पर ऑलरेडी जीएसटी पूरा दे चुके हैं, तो फ्यूचर में अगर आपने उसको 10,000 का डिस्काउंट ऑफर किया तो उसका जीएसटी वो तो रिवर्स कर देगा, आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो मैं क्या करूंगा, मैं उस 10,000 के अमाउंट पे जो भी जीएसटी बनता है उतना जीएसटी का मैं क्या करूंगा? सोचो सोचो, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस कर लूंगा। क्या कर लूंगा? अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस कर लूंगा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को पहले ज्यादा टैक्स पे कर दिया था और मेरे को रिकवर फ्यूचर में कम हो रहा है क्योंकि कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया विद जीएसटी। तो फ्यूचर में मुझे उतना जीएसटी क्या करना होगा, उसका उस जीएसटी का मैं क्या करूंगा, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा। नहीं एडजस्ट कर पाए तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी, दैट्स इट। चलो एक नोट है जिसमें आपको ये सब टाइप की चीजें और पढ़ने को मिलेंगी। एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, मतलब उसके ऊपर के अलावा कोई भी और तरह का डिस्काउंट लाइक टर्नओवर या सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, और कोई डिस्काउंट आप लेस नहीं कर सकते विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर। कुछ ऐसे डिस्काउंट होते हैं जिसका टर्म्स भी सप्लाई के वक्त नहीं होता और पता भी नहीं होता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाद में अचानक ही सप्लायर अपने रिसिपेंट को डिस्काउंट दे देता है, वो सब डिस्काउंट लॉ कहता है नॉट एडजस्टेबल, अब एडजस्ट नहीं हो सकते। एग्जांपल,
ये एग्जाम्पल आप सेल्फ पढ़िए, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए आपको बोल रहा हूं, बट क्लियर हो जाएगा इजीली, इसमें कुछ है नहीं। सबसेक्शन 4 जस्ट रीड, टाइम मिले तो पढ़ो, नहीं मिले तो मत पढ़ो, कोई इशू नहीं। तो ये जो पार्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, सीए इंटर लेवल के हिसाब से इतना ही है। फाइनल लेवल के लिए अलग से वैल्यूएशन रूल्स है जो हम अभी पढ़ेंगे। इंटर लेवल का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो यही ओवर होता है और कुछ नहीं है। फाइनल वाले बच्चों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेकंड पार्ट वैल्यूएशन रूल्स। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ऊपर की अगर वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वैल्यूएशन रूल से ही वैल्यू निकलेगी। मतलब सेक्शन में हमने पढ़ा वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, अगर वो वैल्यू ना निकले या ना निकल पाए तो हम वैल्यूएशन रूल से वैल्यू निकालेंगे। कब क्या कैसे, वो वैल्यूएशन रूल में सिखाता हूं। आइए सबसे पहले है रूल 27, रूल 28, रूल 29। ये 3 रूल पढ़ाऊंगा बैक टू बैक। आगे देखो नोट्स में, नेक्स्ट पेज पे आओ, सीधा आ जाइए। रूल 30, रूल 31, रूल 31A, रूल 32। 32 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इवन 31A के बारे में भी। मैं 31 तक, 27 से 31 तक तो आपको पहले रूल नंबर ही याद करा देता हूं। सबसे पहले वैल्यूएशन रूल का रूल नंबर 27 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ गुड्स, मेरे साथ हेडिंग देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी। मतलब कोई मुझसे सप्लाई लेकर पूरा पैसा मनी में नहीं दे रहा है, मनी भी दे रहा है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे रहा है, पूरा पैसा मनी में नहीं है, ये एक प्रॉब्लम अभी याद कर लेंगे। इसका रूल नंबर है 27। रूल नंबर 28, वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस डायरेक्टली। आप इस पे फोकस करिएगा। डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनका वैल्यू किसी एजेंट के थ्रू नहीं। मान लो मैं और आप रिलेटेड पर्संस है, या मैं और आप मेरी डिस्टिंक्ट एंटिटी हो, तो रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में वैल्यू कैसे निकालनी है वो बताएगा रूल 28। बट ये जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ ये डायरेक्ट मैंने आपके साथ किया, किसी इनडायरेक्ट रूट से नहीं, मतलब किसी एजेंट के थ्रू नहीं। ठीक है सर। और रूल 29 में आइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन, ध्यान देना यहां सिर्फ गुड्स वर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लॉ ने सर्विस वर्ड नहीं रखा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स का वैल्यू निकालना बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक प्रिंसिपल और उसके एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका वैल्यू कैसे निकालना है? एजेंट एक्सेप्ट एंड इश्यू इनवॉइस इन इट्स नेम। एजेंट एक्सेप्ट एंड इश्यू इनवॉइस इन इट्स नेम, ये बात याद कर लो। सर एजेंट कौन सा? जो अपने नाम पे बिल लेता है और अपने नाम से इनवॉइस रेज करता है, वो वाला एजेंट। सप्लाई चैप्टर में ये सब बातें हो चुकी है, तो अब डोंट एक्सपेक्ट एक ही चीज में बार बार बताऊं। पहले तो ये 3 रूल नंबर याद करिए। सर क्यों फोकस करें इतना? क्योंकि रूल नंबर एग्जाम में कोट करना जरूरी है यहां पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं कोट कर पाओगे तो कहीं ना कहीं स्टक कर जाओगे। पहला रूल 27, वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी। गुड्स हो चाहे सर्विस हो, बट कंसिडरेशन आपने मुझे पूरा मनी में नहीं दिया। दूसरा रूल 28, ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन डायरेक्टली हुआ है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं हुआ, डायरेक्ट किया मैंने आपके साथ। आप मेरे मान लो सोल सेलिंग एजेंट है, तो मैं आपके साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। आप मान लीजिए मेरा फैमिली मेंबर हो, मैं आपके साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। आपकी एंटिटी को मैं कंट्रोल करता हूं, तो इसका मतलब मैं आपके साथ डायरेक्ट, और मैं आपके साथ डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो मैं अपने रिलेटेड पर्सन या अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करूंगा तो रूल 28 लगेगा। नेक्स्ट रूल 29, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स है एक तो। दूसरा किसके बीच में सप्लाई हुई? प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में। और कैसा एजेंट है? जो अपने नाम से इनवॉइस रेज करता है और अपने नाम पर इनवॉइस लेता है, वो एजेंट। ये 3 याद करिए पहले, रूल 27, 28 एंड 29। फिर एक बार, कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, रूल 27। रूल 28, डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्संस डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो करते हैं। और रूल 29, जहां पर प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई हुआ गुड्स का, और एजेंट ऐसा जो इनवॉइस अपने नाम पे लेता है और देता है, वो ट्रांजैक्शन। तो 3 रूल याद करा दिए सर, और रिपीट कराइए। बेटा पीछे बैक करके देख ले रिकॉर्डिंग, मैं वीडियो क्यों बड़ी बनाऊं। चलिए अब सर 3 रूल नंबर तो याद हो गए, और कौन से रूल है? नेक्स्ट पेज पे जाइए, आपको दिखेगा रूल नंबर 30 एंड 31। ये भी साथ साथ लगे हाथ बता ही देता हूं। रूल 30, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सर्विस, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। मतलब जो कॉस्ट आपका, उसका 110% वैल्यू लेना। रूल 30 इतना ही बोल रहा है, 110% ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए इतना याद कर लो। सर ये रूल कब अप्लाई करेगा वो हम बाद में बात कर लेंगे। और रूल 31, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल बी डिटरमाइंड यूजिंग, ध्यान देना, रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट। मतलब रीजनेबल मेथड बोल दो, रेजिडुअल मेथड बोल दो, बेस्ट जजमेंट मेथड बोल दो।
सर ये कब लगेगा वो भी बता दूंगा। तो रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट या बेस्ट जजमेंट मेथड या रेजिडुअल मेथड, ये है रूल 31। वापस आते हैं रूल 27। सर एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए, कर लो बैक करके। तो वापस एक बार चलो बता देता हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहां पर कंसीडरेशन होनली मनी में नहीं होता, वो है रूल 27। रूल 28, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन किया गया, उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई। रूल 29, गुड्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रहा है, जहां पर एजेंट ऐसा है जो अपने नाम से इनवॉइस लेता है और रेज करता है इनवॉइस। चलिए रूल 30 क्या है, 110% ऑफ सीओ कॉस्ट, सीओपी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। और रूल 31 है रेजिडुअल मेथड, रीजनेबल मेथड या बेस्ट जजमेंट मेथड, कोई भी नाम आप बोल सकते हो। चलो पहले बताते हैं रूल 27, जहां पर मॉनेटरी एम एंड नॉन मॉनेटरी एन दोनों कंडीशन होगा। सर रूल 27 में तो एबीसी 3 पॉइंट है, तो 3 वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं, तीनों में से एक ही निकलेगी, बट आपको सीक्वेंस में पॉइंट्स को अप्लाई करना है। मतलब इस सीक्वेंस में बढ़ना आपको नीचे, मतलब ए से नहीं निकला आंसर तो बी से, बी से नहीं निकला तो सी से, ऐसा। पहले ए क्या कहता है, ओएमवी ओपन मार्केट वैल्यू, अब मैं ओएमवी बोलूंगा, ओपन मार्केट वैल्यू से निकलेगा वैल्यू एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई, जब सप्लाई हुआ उस वक्त का पता कर लो। ओपन मार्केट वैल्यू क्या, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बस यही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। जिस वक्त सप्लाई हो उस वक्त का ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉ बोलता है, मान लेंगे। लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तब एम, सर एम का मतलब मॉनेटरी कंसीडरेशन, जितना वो मनी में मुझे दे रहा है, प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ एन, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन का जो मनी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे सप्लाई लिया, बदले में आपने क्या करके दिया, मैं आपसे 10,000 की फीस है, मेरे को आपने 8,000 फीस दिया और 2,000 का कोई आइटम दे दिया। तो 8,000 रुपीज तो मनी मिला मुझे, वो वैल्यू, प्लस आपने जो आइटम दिया उसका मार्केट वैल्यू में निकालूंगा कितना है, मान लीजिए 2,000 रुपया, तो 8 और 2 10। तो इफ नोन, बट ये वैल्यू मैं तभी लूंगा जब मेरे को एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है आपने मुझे जो आइटम दिया है उसका क्या वैल्यू है, उस वक्त मुझे पता होना पड़ेगा जब सप्लाई हुई है। चलिए, और अगर इससे भी वैल्यू ना निकले तब इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर द ए और बी क्लॉज, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, मिलता जुलता लाइक काइंड या सिमिलर गुड्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू ले लिया जाएगा। सर एक बार और याद करा दीजिए, समझ आया याद नहीं हुआ, मैं फटाफट याद कराता हूं। अगर कंसीडरेशन होनली मनी में नहीं होता है तब सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है जब सप्लाई हुआ उस वक्त का, मैं आपको जो सप्लाई दे रहा हूं उसका ओपन मार्केट वैल्यू, इससे बात नहीं बन रही है, मुझे नहीं पता मेरी सप्लाई का ओपन मार्केट वैल्यू क्या है या उस वक्त नहीं पता था, तो वो छोड़ दो, दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। आप मुझे जो मनी में पैसा दे रहे हैं, मनी प्लस आप मुझे जो नॉन मॉनेटरी आइटम दे रहे हैं या कुछ सप्लाई दे रहे हैं, उसका उस वक्त का वैल्यू जब मैंने सप्लाई दी क्या वैल्यू है, अगर मार्केट वैल्यू पता तो दोनों को ऐड कर लो, आ गई वैल्यू। और इससे भी नहीं निकला तब लाइक काइंड ऑफ गुड्स, लाइक काइंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो होता है उसका वैल्यू ले लेना, हो गया। चलिए अब आते हैं रूल 28 में, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन तब क्या, तब देखो ध्यान देना आप, वेयर रिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, मान लो मैं और आप रिलेटेड पर्सन है और मैं आपको कोई सप्लाई दे रहा हूं, आप भी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऐसा टैक्स पेयर की तरह जो आईटीसी ले सकता है। तो मान लीजिए मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं और आप भी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, और मैं और आप आपस में या तो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है। सर ठीक है, रिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तब क्या करना है, तब लॉ क्या कहता है, देखो एकदम इजी कर दिया, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैं इनवॉइस में जो भी चार्ज करूंगा लॉ बोलता है वो एक्सेप्टेबल है। सर ऐसा क्यों कर दिया लॉ ने, क्योंकि आप आईटीसी के लिए फुल्ली एलिजिबल है, इसका मतलब अगर मैं वैल्यू कम चार्ज करूंगा तो जीएसटी कम आएगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली आप जब ज्यादा में बेचोगे तब तो आउटपुट टैक्स आपका ज्यादा ही आएगा। आप क्यों कम में बेचोगे भाई, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्यों सस्ते में बिकेगा, हम रिलेटेड थे इसलिए मैंने आपसे कम चार्ज किया था। तो फोकस करना फिर से एक बार, सर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली, तब पता करो जो रिसिपिएंट है, रिलेटेड पर्सन जो रिसिपिएंट है वो क्या आईटीसी के लिए फुल्ली एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी है तब ध्यान रखना बेटा, फिर क्या होगा, अगर वो फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी है तो मैं इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज करूंगा उसी को लॉ एक्सेप्ट कर लेगा एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रिसिपिएंट फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी नहीं है तब अगेन ए बी सी सीक्वेंस में अप्लाई कर लेना, ए बी सीक्वेंस में अप्लाई कर लेना। ए क्या है सर, जैसे वहां था ओपन मार्केट वैल्यू, वहां 3 पॉइंट थे, उनमें से बी पॉइंट सिर्फ हटेगा क्योंकि बी पॉइंट उस पॉइंट के लिए स्पेसिफिक था रूल 27 के लिए। आप दिमाग लगा लो, नहीं लगता है तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो ए पॉइंट ओपन मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ऑब्वियसली ओपन मार्केट वैल्यू जीएसटी हटाकर ही होता है। और अगर इससे वैल्यू ना निकले तब इफ द ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं तो लाइक काइंड क्वालिटी का गुड्स का वैल्यू या सर्विस का वैल्यू हो गया। जस्ट लाइक दैट एबीसी था, उसमें से बी हटा लो, ए और बी से निकलेगा वैल्यू अगर रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। लेकिन लॉ ने अब देखो आगे क्या दिया है, इस पार्ट में जहां रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर, इस पार्ट में देखो एक और भी है। आप शायद फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं किस और की बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं इस और पे फोकस करो, इस और पे फोकस करो, इस और पे फोकस करो। आइए सर इस और पे फोकस क्यों करना है, अगर ए और बी की जगह आप चाहो तो ये वैल्यू भी ले सकते हैं, इस ए और बी की जगह चाहो तो ये वैल्यू ले सकते हैं। कौन सी वैल्यू सर, एट द ऑप्शन, चाहो तो मैंने बोला तो ऑप्शन है, इसका मतलब सप्लायर को क्या, बी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सिर्फ गुड्स में काम आएगा, ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर। मैं अपने रिलेटेड पर्सन को बेच रहा हूं और मेरा रिलेटेड पर्सन अपने कस्टमर को बेच रहा है, तो रिलेटेड पर्सन कस्टमर को जिस प्राइस पे बेच रहा है उस प्राइस का 90% मेरा प्राइस माना जाएगा जो मैंने रिलेटेड को दिया। और कस्टमर जो होगा रिलेटेड का वो किसी तरह से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए मुझसे, वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर, ये गुड्स के लिए ही पॉइंट है, मैं तो पहले ही बोल चुका, इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, और जो गुड्स मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को दिया वो गुड्स वैसा का वैसा ही रिलेटेड किसी और को बेच रहा है। सर एक बार और थोड़ा इजी कीजिए, करता हूं, चलो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन कब खुलता है वापस बताऊंगा। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली, तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, दो पार्ट, पहला पार्ट कहता है रिसिपिएंट इज एलिजिबल अगर फॉर फुल आईटीसी है तब तो जो इनवॉइस वैल्यू वही हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, बात खत्म, काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर रिसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तब लॉ कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, वो ना मिले तो लाइक काइंड क्वालिटी का गुड्स का वैल्यू या सर्विस का वैल्यू ले लो, काम खत्म करो, खत्म, यही वैल्यू लेना है। लेकिन आपके पास एक चॉइस है, अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स सप्लाई हुआ है तब एक और चॉइस ओपन हो जाता है, अगर आप ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी के गुड्स का वैल्यू नहीं लेना चाहते तो आपको एक चॉइस दिया लॉ ने। सर क्या चॉइस है, मैं जिस रिलेटेड पर्सन को बेचा, मेरा रिलेटेड पर्सन किसी अनरिलेटेड पर्सन को जो मुझसे गुड्स लिया वो ऐसा का ऐसा ही बेचे, पूरी लाइन पे ध्यान देना, एज सच बेचे, तब जितना वैल्यू पर उसने उसको बेचा है उस प्राइस का 90% वैल्यू जो आएगा वो मेरा सप्लाई वैल्यू माना जाएगा। चलो अब बात करते हैं रूल 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन सा एजेंट आपको ऑलरेडी पता, तो क्या वैल्यू लेना है। अब जैसे जैसे आपने देखो जो रूल 27 था उसमें 3 पॉइंट थे, रूल 28 में देखो 2 ही ऑप्शन बचे थे, ए और बी, ए और बी, और वैसे ही रूल 29 तक पहुंचे तब एक ही ऑप्शन बचा। सर क्या वैल्यू लेना है, लॉ कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो सप्लाई के वक्त का, बस ओपन मार्केट वैल्यू लो। ओपन मार्केट वैल्यू इसका मतलब तीनों में कॉमन है, लाइक काइंड क्वालिटी पहले दो में कॉमन है, रूल 27 एंड 28। लेकिन यहां पे भी आप देखो एजेंट का केस में एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, सेम ऑप्शन जो अभी अभी मैंने इधर पढ़ाया, तो अब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। ये रूल आप प्लीज बहुत फोकस से पढ़िए, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन इसी से आता है और सीए फाइनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएमए और सीएस में भी इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा सीए फाइनल में है, सीएमए में सीएस में भी बहुत बार आता है यहां से क्वेश्चन। चलो एक नोट है वो पढ़ो, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर द अबव रूल्स, अब ऊपर के रूल से मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकल पाई, तब द वैल्यू शैल बी एज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 30। इसका मतलब रूल 27 से भी वैल्यू नहीं निकला, 28 से भी वैल्यू नहीं निकला, 29 से भी नहीं निकला, जहां जो रूल लगना चाहिए इन रूलों में वैल्यू नहीं निकल पाई, तब क्या होगा, तब लॉ कहता है रूल 30 से वैल्यू निकालो या 31 से वैल्यू निकालो, इन दैट ऑर्डर, मतलब पहले 30 से निकालो फिर 31 से निकालो। लेकिन अगर आप सर्विस सप्लायर है, जैसे मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, सर्विस प्रोवाइडर को लॉ ने ऑप्शन दिया है टू डायरेक्टली मूव टू रूल 31, स्किप रूल 30। मैं चाहूं तो रूल 30 अप्लाई किए बिना डायरेक्टली 31 में जा सकता हूं, चाहूं तो ऑप्शन है। फटाफट आप रूल 27, 28, 29 को एक रिवीजन दो और पॉज कर लो वीडियो। रूल 27, 28 एंड 29 के बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल 30 की तरफ। आपको ऑलरेडी पता है 110% ऑफ द सीओपी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विस, और रूल 31 है रीजनेबल मेथड या बेस्ट जजमेंट मेथड, तो आपको ये भी पता है। चलिए रूल 31 ए पढ़ते हैं अब हम सीधा। सर ये क्या है, रूल 31 ये कहता है
वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम्स, लॉटरी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम वगैरह की वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो इसमें दो पार्ट है, दोनों बताता हूं। सप्लाई ऑफ लॉटरी वेयर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट या ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी कोई लॉटरी है, तब हायर ऑफ द टू, नंबर वन फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 128% से वैल्यू आएगा, और ओ गैजेट का मतलब ऑफिशियल गैजेट नोटिफाइड प्राइस डिवाइडेड बाय 128%, दोनों में से जो भी वैल्यू आएगी उसका हायर। फिर एक बार कह रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज लॉटरी या रन लॉटरी पर वैल्यू निकालना बहुत इजी है, हायर ऑफ द टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 128% और ऑफिशियल गजेट नोटिफाइड प्राइस डिवाइड बाय 128%, जो वैल्यू आएगी वो हायर वाली लेनी है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ चांस ऑफ विनिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग वगैरह। तो एक्शनेबल क्लेम का वैल्यू कैसे निकलेगा? जहां पर बैटिंग, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग होता है, लॉ कहता है या तो फुल फेस वैल्यू ऑफ द बैट, जो बैट लग रही है उसका फेस वैल्यू जो है वही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, या अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर, या फिर टोटलाइजेटर फंड में जो अमाउंट डाल रहे हो, या फिर वो वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू होगी। लर्न कर लो, फेस वैल्यू ऑफ द बैट या फिर अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर। ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल 31A। अब आते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल 32। सुनना ध्यान से, ये बड़ा रूल है बट इस रूल को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, फटाफट समझ आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज, तो सर्टेन सप्लाईज का आपको वैल्यू कैसे निकालना है, बट याद रखना रूल 32 इज एन ऑप्शनल वन, नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, चाहो तो लो चाहो ना लो, ऑप्शन। सप्लायर के पास रूल 32 क्या है? एक ऑप्शनल स्कीम है। क्या, कैसे वैल्यू निकलता है? आइए, पहला पॉइंट, करेंसी एक्सचेंज और मनी चेंजिंग सर्विस। आपको भी पता, करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, आपको फॉरेन घूमने जाना है वगैरह, तो करेंसी एक्सचेंज या मनी चेंजिंग सर्विसेज, उसका वैल्यू कैसे निकालेगा? जिस डीलर से आप करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं वो डीलर कैसे निकालेगा, चाहे वो डीलर हो या बैंक एक डीलर हो। आइए कैसे निकालना है बताता हूं। नंबर वन, मतलब यहां पे भी ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सर, यस ऑप्शन वन, फॉर अ करेंसी, ऐसी करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज, कोई भी करेंसी के साथ इंडियन रुपीज का आप एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट करेंसी, तो उसका क्या वैल्यू होगा? इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। आप ऐसी करेंसी है जिसके साथ इंडियन रुपीज एक्सचेंज करें और उस करेंसी का या तो आरबीआई रेट अवेलेबल है या फिर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तब वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इजी है निकालना। डिफरेंस बिटवीन आरबीआई का रेफरेंस रेट एंड मनी चेंजर्स बाइंग या सेलिंग रेट, डिपेंड करता है उसने आपसे करेंसी बाई की या सेल की, तो जो भी बाइंग या सेलिंग रेट होती है उस रेट और आरबीआई की रेट का जो डिफरेंस है वो बैंक का इनकम है लॉ के नजर में, या डीलर का इनकम है, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। सर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने $1,00,000 डीलर से एक्सचेंज करवाया और अराउंड 80,000 रुपीज। तो अब सवाल ये उठता है, वापस सुन लो, फिर से सुन लो, मान लीजिए आप $1,000 एक्सचेंज करवा रहे हैं और उसके बदले जो अमाउंट आ रहा है रुपीज में वो 80,000 आ रहा है। द क्वेश्चन इज, और आरबीआई का तो 80 रुपीज की डॉलर रुपए की रेट बैंक दे रहा है, आरबीआई की रेट है यहां पर रेफरेंस रेट है मान लीजिए 78, फिर से कह रहा हूं आरबीआई की रेट है 78, तो डिफरेंस कितना हुआ? ₹2 का डिफरेंस हुआ, और करेंसी किसकी एक्सचेंज हुई डॉलर में 1000, तो 1000 इंटू 2,000 रुपीज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? तब लॉ बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का और भी इजी है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड मल्टीप्लाई 1%। जो मान लीजिए अभी हमारे उसी एग्जांपल में मान लीजिए डॉलर की जगह कोई और करेंसी है जिसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है? ये ज्यादा इजियर है। 80,000 रुपीज इन्वॉल्व था, 80,000 इंटू 1% कितना आएगा आप खुद जानते हैं, बस वही 800 रुपए। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंसी एक्सचेंज का पहला पार्ट। अब बी पॉइंट में आइए, वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज। इसका मतलब ये हुआ आप डॉलर देके पाउंड ले रहे हैं, या और कोई ऐसी करेंसियों की एक्सचेंज हो रही है जहां पर रुपी इन्वॉल्व ही नहीं है, तब क्या करना है? आइए बताता हूं तब क्या करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट। अब दो अमाउंट में से लेसर लेना और उसका 1% मारना है। सर पहला अमाउंट करेंसी 1 इन इंडियन रुपीज, करेंसी 2 इन इंडियन रुपीज,
मतलब जो दो करेंसी एक्सचेंज की उन दोनों को आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना, आपको लग रहा होगा इससे, यस यही करना है। नंबर ऑफ करेंसी वन एक्सचेंज, जितनी करेंसी वन एक्सचेंज हुई है, मान लीजिए डॉलर और पाउंड, तो डॉलर कितना है, जितना भी डॉलर है मल्टीप्लाई आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ करेंसी वन, तो उसका आरबीआई रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉलर को कर दिया कन्वर्ट, अब पाउंड को भी करो। नंबर ऑफ करेंसी टू एक्सचेंज, मतलब पाउंड जितना भी एक्सचेंज हो रहा है उस ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो पाउंड मल्टीप्लाई आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ करेंसी टू, तो उसी करेंसी का आरबीआई का रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों अब आपका अमाउंट रुपीज में आ चुका, करेंसी वन भी करेंसी टू भी। इन दोनों अमाउंट में से जो लेसर होगा उसका 1% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसका 1% जीएसटी नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उस पर निकालना आपको जीएसटी। कर लो, याद कर लो फटाफट। सर एक बार और फटाफट बताए। देखो बहुत सिंपल है, दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है जिसमें से अगर एक रुपीज है और एक अदर करेंसी है, तब अगर अदर करेंसी का आरबीआई का रेट अवेलेबल है तो आरबीआई रेफरेंस रेट वर्सेस बैंक का बाइंग या सेलिंग रेट, डिपेंड करता है बैंक बाई कर रहा है करेंसी या सेल कर रहा है, तो वो रेट दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जो वैल्यू आएगा वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर उस करेंसी का आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तब बैंक ने आपसे जो ट्रांजैक्शन है उसमें रुपीज, जो भी टोटल रुपीज इन्वॉल्व है वो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज मल्टीप्लाई 1%, ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर जो करेंसी एक्सचेंज हुई वहां रुपीज है ही नहीं, मान लीजिए डॉलर और पाउंड एक्सचेंज हुआ, मतलब आप डॉलर देके पाउंड लिए हो या वाइस वर्सा, अगर ऐसा कुछ किया तब कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? तब लोगों बोलता है ये तो सबसे इजी है, पहले डॉलर को आरबीआई का रेफरेंस रेट लेकर रुपीज में कन्वर्ट करो और सिमिलरली पाउंड को भी कन्वर्ट करो, फिर दोनों में से जो लेसर आएगा उस लेसर अमाउंट का 1% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। होगी। तो ये हो गया ऑप्शन वन, करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में अगर कोई बैंक या डीलर इन्वॉल्व है तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकता है। और एक और ऑप्शन, ऑप्शन टू, आइए इसको देखते हैं। बट इस ऑप्शन में खासियत है, एक बार अगर आपने किसी साल के लिए ये ऑप्शन ले लिया तो पूरे साल फिर ये ऑप्शन को आप हटा नहीं सकते, फिर आप इसी ऑप्शन में रहोगे। ऊपर वाले ऑप्शन वन में ऐसा कुछ नहीं था, आप जब चाहे ले लो जब चाहे छोड़ दो, बट ऑप्शन टू आप एक बार ले लिए तो फिर पूरे साल आपको ऑप्शन टू ही रखना होगा। चलिए, करेंसी एक्सचेंज, अगर अमाउंट 1 लाख तक का है, रुपी, उसके अंदर रुपये अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो अप टू 1 लाख तक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? हायर ऑफ 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, तो टोटल अमाउंट जो रुपीज में है उसका 1% और रुपीज 250, दोनों में से क्या लेना है सर? हायर, तो भूलना मत हायर है ये, मतलब मिनिमम 250 तो आएगा ही आएगा। सर फिर से एक बार, अगर करेंसी एक्सचेंज जो हुआ है ट्रांजैक्शन में वो अप टू 1 लाख का एक्सचेंज हुआ है, तो जो रुपी वैल्यू है उसका 1% मार दो, जो ग्रॉस अमाउंट है उसका 1% मार दो, या रुपीज 250 विच एवर इज हायर, एक तो ये वैल्यू। अब अगर 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट करेंसी एक्सचेंज हुआ बट 10 लाख तक है, 10 लाख से ऊपर नहीं गया, तब क्या करना है? तब 1000 रुपीज। सर ये कहां से निकला होगा? ऊपर 1 लाख पे 1% मारो, 1000 ही आएगा, प्लस क्योंकि अब 1 लाख से ऊपर अमाउंट है ना, कहां तक है देख लो आप ध्यान से, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख पे 1000 तो मैंने निकाल ही लिया, प्लस बचा हुआ अमाउंट पर 0.5% होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड वन, 10 लाख से भी ऊपर का अमाउंट एक्सचेंज हुआ, तब रुपीज 5500 पहले निकाल लो। सर ये कैसे निकला होगा? पहला 1 लाख पे 1% 1000, प्लस नेक्स्ट 9 लाख पे 0.5% मारो तो 4500 आएगा, 1000 प्लस 4500 5500 ऊपर से आ गया। अब 10 लाख के एक्सेस जो भी अमाउंट है उस पे आपको मारना है सिर्फ 0.1%, सिर्फ 0.1%। ये भूलिए मत, पहले 1% था, फिर 0.5% हुआ, अब 0.1% हो गया ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 10 लाख रुपीज। तो आप अच्छे से समझ गए मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह से स्लैब दिया हुआ है, वैल्यू निकाल लो, लेकिन लास्ट वाले स्लैब में ध्यान देना, और रुपीज 60,000 विच एवर इज लोअर, और रुपीज 60,000 विच एवर इज लोअर। इस बार ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ 60,000 से ज्यादा का वैल्यू ऑफ सप्लाई इस ऑप्शन में आएगा ही नहीं। कोई सप्लाई का, कोई भी सप्लाई का वैल्यू 60,000 से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि विच एवर इज लोअर है, तो 60,000 ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट कर देगा। चलिए एक बार और, मेरे को लगता है आपको ये सब रिवाइज करना चाहिए, तो 2 मिनट पॉज करके रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम एक और ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है देखो, इन केस ऑफ एयर ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट आप अच्छे से समझते हैं कौन होते हैं, तो उनका वैल्यू कैसे निकले? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी, अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स है, मतलब एयर ट्रेवल में डोमेस्टिक बुकिंग्स की, इंडिया की बुकिंग्स, 5% ऑफ द बेसिक फेयर होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये ऑप्शन है एयर ट्रेवल एजेंट्स के पास। एक बात और सुन लेना, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी राइट नाउ, रूल नंबर 32 के अंदर सब ऑप्शनल स्कीम्स, आप चाहो तो ये ऑप्शंस लो, चाहो ना लो,
सर एयर ट्रेवल एजेंट अगर ये ऑप्शन नहीं लेता तो एयर ट्रेवल एजेंट को बुक्स मेंटेन करके प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना होगा वो हर टिकट फेयर पे कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, वो कमीशन पर देगा जीएसटी। लेकिन अगर एयर ट्रेवल एजेंट को वो सब झमेला लगता है तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता है। डोमेस्टिक बुकिंग अगर वो करवा रहा है तो जो बेसिक फेयर उसका 5% माना जाएगा, वो कमाता है, कमीशन लेता है, वो 5% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर इंटरनेशनल बुकिंग्स है क्योंकि उसमें वैल्यू ज्यादा होती है तो लॉ ने परसेंटेज को बढ़ा दिया, 10% ऑफ द बेसिक फेयर बना दिया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए हो गया एयरटेल एजेंट का। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? एक या तो इंश्योरेंस कंपनी खुद बता दे उनका प्रीमियम रिस्क के तौर पर। याद रखना अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ इंश्योरेंस में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो कई बार इंश्योरेंस कंपनी आपको बताते हैं कि आपका चलो सालाना प्रीमियम आएगा 15,000 का। सर ठीक है, अब 15,000 में इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है 5,000 रुपया तो हम डालेंगे आपके बिहाफ में कहीं पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, रिमेनिंग 10,000 आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करेगा। सवाल है जीएसटी किस पर आएगा, रिस्क वाले कवर पर या इन्वेस्टमेंट वाले कवर पर? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हमने सप्लाई चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक याद है आपको। अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन है जिस पर जीएसटी आता ही नहीं। आपको अच्छे, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो जीएसटी आएगा क्या? किसी फर्म में इन्वेस्ट किया जीएसटी आएगा? कभी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट पे कैसे जीएसटी आ सकता है? हाँ, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हो वहां पर अगर कोई ब्रोकर की हेल्प ली और वहां ब्रोकरेज चार्ज पे कर रहे हो वहां पर जीएसटी आएगा, बट इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर तो जीएसटी नहीं आएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपसे प्रीमियम ले रही है जिसमें रिस्क भी कवर हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कवर हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी आना ही नहीं है, कभी कभी नहीं आएगा। ये बात पूरा अच्छे से फोकस करिएगा, पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, तब आप लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट पढ़ोगे तो समझ आएगा। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या तो बता दे डायरेक्टली वो रिस्क कितने अमाउंट का कवर कर रहा है हर प्रीमियम में, जितना प्रीमियम में रिस्क कवर का प्रीमियम है उस पर जीएसटी डायरेक्टली दे दे, या तो ये ऑप्शन है उनके पास। अदरवाइज ये ऑप्शन ले ले जो मैं अभी पढ़ाऊंगा रूल 32 का। देखो क्या है, प्रीमियम चार्ज या अलोकेशन बिटवीन लाइफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पॉलिसी होल्डर को पहले ही बता दिया था कि हम आपका जो टोटल प्रीमियम ले रहे हैं इसमें से कितना रिस्क है, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। तब लॉ कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना बहुत इजी है, जितना इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करी उसमें से इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम हटा लो, 15,000 में से 5,000 हटा लो, हो गया। नंबर बी, लेकिन अगर पहले से पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताएगी कि कितना रिस्क है और कितना इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम कितना रिस्क के कवर के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट के कवर लिए, तब पता करो वो पॉलिसी कैसी है। सिंगल एन्युटी प्रीमियम पॉलिसी है तब तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 सेकंड में निकल जाएगा। 10% ऑफ द प्रीमियम, एक ही तो प्रीमियम है तो उस प्रीमियम का 10% हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अदर पॉलिसी का मतलब है प्रीमियम रिकरिंग नेचर का है, हर 6 मंथ हर ईयर ऐसे कलेक्ट किया जा रहा है, तब फर्स्ट ईयर जितने भी प्रीमियम कलेक्ट होंगे 3 बार 4 बार या 2 बार या 1 बार, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 25% ऑफ द ग्रोस प्रीमियम चार्ज। पहले साल प्रीमियम जो भी चार्ज होगा पॉलिसी होल्डर से उसका 25% लॉ मानेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई है टुवर्ड्स, फिर से कह रहा हूं, लॉ मानेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई है टुवर्ड्स रिस्क, और उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर आपको जीएसटी देना है। और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी प्रीमियम कलेक्ट होगा उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा आधा, 12.5% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज। मतलब आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपको पहले से नहीं बताया था कि उस पॉलिसी का प्रीमियम पे कितना इन्वेस्टमेंट पे जाएगा, तब मान लीजिए उसका प्रीमियम अमाउंट है 25,000 फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर 25,000 का 25% होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो प्रीमियम है, मान लीजिए सब्सिक्वेंट ईयर में भी सेम प्रीमियम है 25,000 का, तब सब्सिक्वेंट ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में 12.5% ही माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। अब नेक्स्ट पेज में देखिए एक नोट है, उसको ध्यान से देखना। ये अभी जो ऑप्शंस बताइए ये तब अवेलेबल नहीं होगा जहां पर एंटायर प्रीमियम रिस्क कवर का ही है, तो आप वो तो खुद ही जानते हैं, पूरा प्रीमियम अगर रिस्क का है तो पूरा प्रीमियम पे ही जीएसटी आएगा। नेक्स्ट इस पार्ट में है सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, पूरा फोकस करिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है ये सर, क्यों? क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है तो इसलिए आने का चांस भी ज्यादा है। सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एज सच आफ्टर यूज, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स है, यूज हुआ है, लेकिन गुड्स को वैसा का वैसा ही बेचना, उसको प्रोसेस करके चेंज करके नहीं बेचना, वैसा का ही वैसा गुड्स बेचना। माइनर चीजें चलेगी जिससे उसको वर्केबल बनाया जा सके, बट उस गुड्स को मॉडिफाई नहीं करना, चेंज नहीं करना है। और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग बताया ना मैंने वैसे ही, तो सेकेंड हैंड गुड्स को अगर बेचते हो तो कोई भी डीलर जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है, कार डीलर होते हैं, 2 व्हीलर डीलर होते हैं, अलग अलग टाइप के डीलर्स, तो उनके लिए क्या स्कीम आई है देखते हैं। वेयर नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज, जहां पर अगर मान लीजिए उन्होंने जो परचेज किया उस पर उनको आईटीसी नहीं मिला है, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां बेचते हैं
थोड़ी जीएसटी चार्ज करते हैं, वो तो बेच देते हैं एक वैल्यू पर और फिर वो लोग आगे कस्टमर को बेच देते हैं, डीलर लोग। तो डीलर लोगों ने जो परचेज किया कार वगैरह या टू व्हीलर या और भी कोई आइटम, तो उस पर उनको आईटीसी मिलता नहीं, क्योंकि जो पर्सन उनको सेल कर रहा है वो जीएसटी चार्ज नहीं करता नॉर्मली हाँ, हमेशा नहीं। तब अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते और उनको आईटीसी अगर नहीं मिला है, तब क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई मार्जिन स्कीम से निकलेगा। सर मार्जिन स्कीम का मतलब जितने में वो गुड्स अब बिकेगा माइनस जितने में वो गुड्स खरीदा गया, उस डिफरेंस पर जीएसटी देना है। शॉर्ट में बताता हूं, मान लीजिए मैं एक सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर हूं, कार डीलर हूं, किसी ने मुझे कोई गाड़ी बेची सेकेंड हैंड में, मान लीजिए कन्वर्टेबल बीएमडब्ल्यू, उसका प्राइस मैंने उसको ऑफर दिया 20 लाख रुपीज, काफी करोड़ों की गाड़ी है मान लीजिए, और 20 लाख रुपीज का ऑफर आया, ठीक है, मैंने 20 लाख में वो गाड़ी खरीदी। तो और मान लीजिए जिसने मुझे बेचा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने मुझसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया, तो मैंने 20 लाख में खरीदी। अभी मान लीजिए ये गाड़ी को मैं बेचूंगा 25 लाख में, तो 5 लाख का मेरा जो मुनाफा है, इस पर मुझे लॉ कहता है सिर्फ जीएसटी देना है। ये है वैल्यू निकल गया। और अगर मान लीजिए मैं 20 लाख से कम में बेचता, मान लीजिए 18 लाख में बिकता, तो जीएसटी आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कम में बेचा है, मार्जिन लिया कहां मैंने, वैसा। दूसरा पार्ट में आइए, वेयर आईटीसी अवेल दैट इज परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर मैं जो कन्वर्टेबल बीएमडब्ल्यू खरीदा वो ऐसे आदमी से खरीदता जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब क्या होता? तब देखिए क्या है, नॉर्मल स्कीम में वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू डिटरमाइंड एज पर नॉर्मल जीएसटी वैल्यूएशन प्रोविजन। जो मैंने आज इस चैप्टर में अभी तक इससे पहले जो भी पढ़ा है वो नॉर्मल प्रोविजन है, तो नॉर्मल प्रोविजन से वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा उस पर जीएसटी आएगी, क्योंकि मैंने जिससे खरीदा है वो रजिस्टर्ड है, उसने मुझसे जीएसटी चार्ज किया है, तो मैं पूरा आईटीसी भी लूंगा, और मैं बेचूंगा तो जीएसटी चार्ज करके बेचूंगा, आईटीसी क्लेम कर लूंगा। यही नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब एक नोट पर पूरा फोकस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। पीपी मतलब परचेज प्राइस व्हेन सेकंड हैंड गुड्स आर अक्वायर्ड बाय वे ऑफ रीपोजेशन। ये बैंक वगैरह या नॉर्मली वो लोग करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। क्या करते हैं? आपको लोन दिया, आप गाड़ी खरीद लिए, अब आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? गाड़ी उठाकर ले आते हैं। लेकिन ऐसे केस में वो जो गाड़ी उठाकर लाए हैं, अल्टीमेटली वो भी तो गाड़ी उनकी अक्वायर हुई है, और अब वो क्या करेंगे? इस गाड़ी को किसी रिटेल मार्केट में या कहीं पर बेचेंगे या डीलर को बेचेंगे। तो ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकलेगी? आइए बताता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ लोन डेट फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, तो डिफॉल्टिंग बोरोवर से लोन रिकवरी के चक्कर में उन्होंने गाड़ी उठाई, तो क्या होगा? लॉ क्या कहता है देखो, परचेज प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर, तो सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर लिखो, माइनस करो इसमें से 5% ऑफ, ध्यान देना 5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट, जितने क्वार्टर यूज हो चुका है वो पार्ट। कौन से क्वार्टर? परचेज डेट से लेकर टिल रिपोजिशन डेट नहीं बोला मैंने, डिस्पोजल डेट। परचेज डेट से लेकर बेचने वाली डेट, डिस्पोजल डेट, जिस दिन बैंक बेचेगी गाड़ी, उस पीरियड तक का जो गैप है, उसमें जितने क्वार्टर या पार्ट है, कैलकुलेट कर लो, पार्ट को भी फुल मान लेना। टोटल क्वार्टर्स मिल गए, टोटल क्वार्टर को 5% से मल्टीप्लाई करो, जो परसेंटेज आया ये माइनस करना है परचेज प्राइस से, जो बची हुई वैल्यू है वो बचेगी आपकी कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस। सर परचेज प्राइस तो निकल गया, अब वैल्यू कैसे निकलेगी? अरे भाई परचेज प्राइस जब निकल गया, सेल प्राइस आपको पता होगा, जो डिफरेंस आएगा उस पर जीएसटी देना है। ऑब्वियसली मैं भी अभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन की ही बात कर रहा हूं। एक रिवीजन दीजिए इस पार्ट को। सर एक बार और बताइए, चलो मैं पहले बता देता हूं एक बार। सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर के लिए क्या स्कीम? एकदम सिंपल स्कीम। अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स पे डील करता हूं और मैंने जो सेकेंड हैंड आइटम खरीदा वो एज सच ही बेच रहा हूं, थोड़ा बहुत माइनर प्रोसेसिंग कर सकता हूं, बट एज सच गुड्स को चेंज नहीं कर सकता, तो मैं वो गुड्स को लूंगा। अगर मान लीजिए मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया, मतलब उसने मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं किया, तो मुझे मार्जिन स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, मतलब जितने में मैंने खरीदा और जितने में मैं बेचूंगा, अगर बेचा हायर प्राइस पे तो जो डिफरेंस है उस पर जीएसटी दूंगा। बट मान लीजिए मैंने सेकेंड हैंड गुड्स किससे खरीदा? किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो उसने ऑलरेडी बिल वैल्यू पर मुझसे जीएसटी चार्ज किया होगा। सर ये कंसेप्ट क्या है वो सब आपको आईटीसी चैप्टर में क्लियर होगा। तो उसने मुझसे जीएसटी चार्ज कर लिया, अब मैं बेचूंगा तो जीएसटी चार्ज करके बेचूंगा, हो गया खत्म, और आईटीसी क्लेम कर लूंगा, नॉर्मल स्कीम। आगे बढ़ते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से को मैंने लोन दिया और उसने गाड़ी खरीदी और वो लोन रीपे नहीं कर पाया और मैंने गाड़ी उससे उठा ली, तो क्या करना होगा? तब लॉ कहता है परचेज प्राइस कैसे निकलेगा वो हम बता सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। सर कैसे निकलेगा? देखो मैंने रीपोजेस की गाड़ी की ना, तो परचेज प्राइस निकालना क्यों इजी है? सिंपल, उसको पूछो गाड़ी कितने में खरीदी थी, वो वैल्यू ले लो, मतलब आपने लोन दिया तो आपको भी पता होगा, वो वैल्यू ले लो, माइनस 5% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर और पार्ट। सर कब से कब तक क्वार्टर? परचेज डेट से लेकर जिस दिन मैं बेचूंगा, फर्क नहीं पड़ता मैंने उठाया उससे कब गाड़ी उठाया, तो क्या हुआ, जब तक मेरे पास भी पड़ी रहेगी वो डेप्रिशिएट होगी, तो जिस दिन मैं बेचूंगा उस पूरे पीरियड के बीच में देख लो कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं और कितने पार्ट ऑफ क्वार्टर आ रहे हैं। पार्ट ऑफ क्वार्टर को फुल ले लो पहले,
अब जो टोटल क्वार्टर आया उसको मल्टीप्लाई करो 5% से, जो आएगा परसेंटेज इसको आप ओरिजिनल परचेज प्राइस से लेस कर लो, जो बचा परचेज प्राइस है वो बैंक के लिए आज का परचेज प्राइस है जब वो बेचेगा, और इस परचेज प्राइस को आप सेलिंग प्राइस से लेस करो, अगर सेलिंग प्राइस हायर है तो जो डिफरेंस आएगा उस पर जीएसटी देना है। बस यही स्कीम है और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, बस पेशेंस रखिए और समझिए। आगे बढ़ता हूं। टोकन, वाउचर, कूपन, स्टाम्प अदर देन पोस्टेज स्टाम्प, ये सब आइटम पर वैल्यू कैसे निकलेगा? ये तो एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें मेहनत। ये सब क्या होते हैं? रिडीमेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। किसी गुड सर्विस को खरीदने में ये सब टोकन, कूपन, वाउचर काम आते हैं। आप भी जानते हैं, आपके पास भी वाउचर, कूपन, टोकन आजकल आता है, ऑनलाइन तो और ज्यादा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का लोने बोला एकदम सिंपल तरीका है, जितने वैल्यू का आप गुड्स खरीद सकते हो उस टोकन के अगेंस्ट, वो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लीजिए बैंक ने एक गिफ्ट कार्ड इश्यू किया आपको 10,000 का और बोला आप शॉपिंग 11,000 की कर सकते हो, मतलब 1000 एक्स्ट्रा कर सकते हो आप, तो लॉ बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर 10,000 नहीं होगा, 11,000 होगा, क्योंकि जो गुड्स खरीदोगे वो तो 11,000 का खरीदोगे, तो उन गुड्स की वैल्यू वगैरह 11,000 मानी जाएगी। बस यही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट नोट नंबर 6 जो है वो जस्ट रीड है, अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं हुआ तो इसका भी पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसके साथ ही हमारा रूल 32 फिनिश्ड। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 33। ये क्या कहता है? ये कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट, प्योर एजेंट नॉट पूरे एजेंट, प्योर एजेंट, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट shall be excluded from the value of supply। इस तरह का कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था एग्जेम्पशन चैप्टर में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हाउसिंग सोसाइटी में। याद नहीं है तो एक बार जाके देख लेना, आई होप याद हो, उम्मीद तो मैं यही करूंगा। तो चलो कोई नहीं। सर ये कैसा होता होगा प्योर एजेंट? देखो, आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप अपना रिटर्न्स उससे लगवा रहे हैं, गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है, उसने बताया आपको 10,000 का टैक्स है, आप मुझे दे दीजिए, मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। ये जो 10,000 का टैक्स अमाउंट है यहां पर वो एक्ट कर रहा है एज अ प्योर एजेंट। इस 10,000 पे उसको कोई कमाई नहीं करनी है अलग से, आपसे लेगा गवर्नमेंट को दे देगा, उसके अलावा वो रिटर्न लगाने का चार्ज वगैरह लेता है, वो एक अलग बात है, बट टैक्स अमाउंट के लिए वो एक प्योर एजेंट है। बस यही होता है कंसेप्ट ऑफ प्योर एजेंट। तो यहां पर सप्लायर कभी भी एक्ट करता है एज ए प्योर एजेंट, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या करना है तो कर लो, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। पहला कंडीशन, सप्लायर एक्ट करेगा एज प्योर एजेंट व्हेन ही मेक्स पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। तो पहला उसको प्योर एजेंट की तरह एक्ट करना होगा रिसिपेंट का, जब वो पे करेगा तब। पेमेंट जो वो कर रहा है सेपरेटली इनवॉइस में इंडिकेट होना चाहिए ऑफ द प्योर एजेंट, प्योर एजेंट के इनवॉइस में क्लियर लिखाने चाहिए इतना पैसा मैंने आपसे टैक्स का लिया और इतना मैंने जमा भी करा दिया। थर्ड, सप्लायर सप्लाईज प्रोक्योर्ड एज ए प्योर एजेंट आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाई ऑन हिज ओन अकाउंट। ये एडिशन में वो काम करके दे रहा है। इन शॉर्ट, सीए रिटर्न फाइलिंग का जो चार्ज ले रहा है उसके अलावा टैक्स का पेमेंट कर रहा है। तो ऐसा 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सिंपल कंडीशन है, पहला, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आप एक्ट करो एज ए प्योर एजेंट। दूसरा, पेमेंट जो आप कर रहे हो, पेमेंट सो मेड, सेपरेटली आपको इनवॉइस में बताना है। तो पहला पॉइंट हो गया एक्ट करना एज प्योर एजेंट, दूसरा हो गया इनवॉइस में ये चीज इंडिकेट करो, और तीसरा हो गया जो आप सप्लाई करोगे एज प्योर एजेंट वो आपका ओन अकाउंट जो आप सप्लाई दे रहे हो उसके अलावा होना चाहिए। 3 कंडीशन है, थोड़ा सा पढ़ोगे याद हो जाएगा। नीचे आइए, फॉर द पर्पज इज दिस रूल द एक्सप्रेशन प्योर एजेंट मींस व्हाट। प्योर एजेंट का मतलब क्या? मैं 4 पहले कीवर्ड देता हूं, वो लर्न करो, आपको अंदर का याद हो, नहीं तो आप लर्न ही नहीं कर पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट इधर उधर कर दोगे। आइए 4 वर्ड लिखिए। टाइटल अग्रीमेंट, मतलब किसी के साथ टाइटल अग्रीमेंट कर रहे हो, क्या करने का टाइटल अग्रीमेंट? रिसीव एंड यूज, रिसीव एंड यूज, आप चाहो तो एंड लिख लो, रिसीव एंड यूज, टाइटल अग्रीमेंट रिसीव एंड यूज। बोलो मेरे साथ शॉर्टकट, टाइटल अग्रीमेंट रिसीव एंड यूज, टाइटल अग्रीमेंट रिसीव एंड यूज, पहले ले लो और फिर इस्तेमाल करो। टाइटल अग्रीमेंट है ये। सर इसके फायदा क्या कि हम ये 4 वर्ड याद कर ले, तो अभी बताता हूं। पहला है टाइटल, प्योर एजेंट को उस गुड्स या सर्विस का जो सप्लाई हो रहा है, जहां वो एक्ट कर रहा है प्योर एजेंट, वहां पर वो अपने नाम पे टाइटल नहीं लेगा उस गुड्स या सर्विस का, तो उसका टाइटल नहीं आएगा वहां पर, वो टाइटल होल्ड नहीं करेगा। दूसरा अग्रीमेंट, सर अग्रीमेंट का मतलब पहला पॉइंट, आप के बीच में उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं एक्ट करूंगा एज प्योर एजेंट। बाकी लाइंस आप सेल्फ पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट है रिसीव और फोर्थ पॉइंट है यूज। तो सर रिसीव से लास्ट पॉइंट देखो, रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। टैक्स जैसे मैंने बोला ना, सीए ने पेमेंट कर दिया टैक्स का और आपसे उतना ही अमाउंट लेना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेगा वो इस पार्ट के लिए, टैक्स के लिए तो उतना ही लेगा। और यूज
तो वो जो गुड्स या सर्विस है जो उसने प्रोक्योर की है एज प्योर एजेंट अपने कस्टमर के लिए या अपने रिसिपेंट के लिए, उस सामान को या सर्विस को वो इस्तेमाल नहीं करेगा। यही कीवर्ड है, मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया है, तो आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फोकस, एक एग्जांपल मैंने दिया है, उसको आप पेशेंटली पढ़ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। टाइम लेना, 5-10 मिनट, क्लियर कर लेना। मैं आ रहा हूं रूल 34 में, एंड देन रूल 35 एंड द चैप्टर विल बी ओवर। तो इतना ही था वैल्यू, जितना बड़ा दिखता उतना बड़ा है नहीं। सर आपके नोट सिर्फ 4 पेजेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर हो गया, आपने बहुत कुछ काटा है। बेटा देख 4 पेज है, लेकिन मेरे को पढ़ाने में कितना समय लगा आप ये देख लीजिए, जबकि ये तो क्रैश कोर्स कम रिवीजन लेक्चर है। तो आप खुद सोच कर देखिए, जब पढ़ाने में इतना टाइम लगा, इसका मतलब है मैंने कंटेंट्स को मैनेज इस तरह से किया है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज कंटेंट तो उतना ही रहेगा ना जो आपको पढ़ना है, एटलीस्ट नॉलेज वाइज। चलिए रूल 34, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सर जब करेंसी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो, तब इंडियन रुपीज में कैसे वो कन्वर्ट होगी, सो दैट जीएसटी निकाला जाए इंडियन रुपीज में। बताता हूं, गुड्स के केस में जो कस्टम में सीबीईसी होता है, सीबीआईसी लिख लो, अब पहले सीबीईसी था, अब सीबीआईसी है। तो अगर मैंने गलती से यहां सीबीईसी लिखा तो आईसी कर लेना, और अगर आपके नोट्स में आईसी है तो आईसी रहेगा। तो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अभी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी नोटिफाइड रेट अंडर कस्टम्स एक्ट ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट किया, उस दिन का सीबीआईसी का कस्टम में जो नोटिफाइड रेट होगा वही ले लेना गुड्स के लिए। सर क्यों कस्टम? क्योंकि जब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस जहां हो तो वहां कस्टम आता है, वैसा। और सर्विस के केस में सर, सर्विस के केस में क्योंकि जीएसटी है, तो इसलिए लॉ कह रहा है हम कोई अलग से रेट नहीं बताएंगे। आप जो अपने अकाउंटिंग करने के लिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग करने के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई के दिन अकाउंटिंग करने के लिए जो एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी से आप करेंसी कन्वर्जन कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ का ऐसा कहना है। फिर से एक बार सर, एक्सचेंज रेट करेंसी कन्वर्जन कैसे होगा, किस एक्सचेंज रेट से होगा? देखो गुड्स के केस में कस्टम में जो नोटिफाइड रेट है वही रहेगी। गुड्स के केस में कस्टम का नोटिफाइड रेट एज ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और सर्विस के केस में एज पर बुक्स गैप, आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई के दिन आप बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जो एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। अब आते हैं रूल 35 में, कहीं पे भी अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो एक्सक्लूसिव उसको कैसे बनाए? लॉ ने बोला बेटा इसमें क्या टेंशन है, पहले भी मैं बता चुका हूं, इंटरेस्ट जब सिखाया था, अभी भी बता देता हूं। जो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो लिखो, डिवाइडेड बाय मतलब उसके नीचे लिखो 100 प्लस सम ऑफ जीएसटी रेट्स एज एप्लीकेबल इन परसेंटेज, 100 प्लस जीएसटी रेट, और फिर उसको परसेंटेज मार दो, आ जाएगा। सर जैसे रेट 18% है और वैल्यू मान लो 1,18,000, तो 1,18,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 18%, मतलब 118% हो गया वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके साथ ही फिनिश है। एंजॉय।